हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मनोज कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का एमएस उज्ज्वल शिक्षा के इस नए लेक्चर और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1F के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 1F के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला सवाल दिख रहा है स्क्रीन पर। धन पूर्णांक 6a+5 कितना है? 6a+5 से ठीक पहले आने वाली धन पूर्णांक संख्या क्या होगी? तो जैसा आप सभी जानते हैं बच्चों कि किसी भी धन पूर्णांक संख्या के बाद वाली संख्या अगर आपको निकालनी है तो उसमें एक जोड़ देते हैं, और यदि पहले वाली संख्या आपको प्राप्त करनी है तो एक उसमें से हम घटा लेते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, 6a+5 में से अगर हम लोग एक घटाएंगे तो फाइनली आ जाएगा 6a+5 -1 कितना होगा बच्चों? 4 होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 6a+4। यानी 100 बात की एक बात कि पहले का दूसरा वाला आंसर 6a+4 हमारा सही है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन है? अगर हमारे इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाई जो है बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारे दूसरे वाले का आंसर भी क्या होता है? दूसरा हो जाएगा, अर्थात पाई एक अपरिमेय संख्या है। और मैंने आपको एक बात और बताया था कि यह क्वेश्चन कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी रसगुल्ले की तरह टपक जाता है। चलिए आगे, तीसरा वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, संख्या 4 करड़ी में 3, 4√3 है बच्चों। ये क्या होगा? अपरिमेय होगा या फिर परिमेय होगा? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो 4 है यह एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी अपरिमेय तथा एक परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है अपरिमेय के बराबर होता है बच्चों। इसका मतलब ये है कि तीसरे वाले क्वेश्चन में 4 करड़ी में 3 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात तीसरे का तीसरा आंसर हमारा सही है। चौथा वाला क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। यानी ये चारों विकल्प जो आपको दिए गए हैं इनमें से परिमेय संख्या कौन होगी? इससे पहले वाली प्रश्नावली जो थी बच्चों उसको भी आप लोगों ने इसी तरह से सॉल्व किया है। तो पहला जो है √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। √1 जो है √1 यानी करड़ी के अंदर एक का जो वर्गमूल होगा वो सिर्फ 1 होगा, यानी यहाँ एक बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यह जो एक करड़ी के अंदर एक है यह एक परिमेय संख्या होगी, यानी चौथे का हमारा दूसरा वाला विकल्प जो है ये सही होगा। इसका तीसरा ये भी 9 एकम 9 4 13/9 आएगा जो कि एक अपरिमेय होगा। जब चौथा जो है करड़ी में 2.5 है बच्चों, यह भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन है बच्चों? पहला विकल्प है 2.73 7 3 2 4 1 6, यानी दशमलव के बाद जो संख्याएं या अंक आ रही हैं ये एकदम निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब ये अशांत हैं और कोई भी ऐसी निश्चित संख्या या अंक नहीं है जो दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है। मतलब यह जो दशमलव प्रसार है यह अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? तो इसका जवाब है अपरिमेय संख्या होती हैं। क्लियर? यानी पहला अपरिमेय है, दूसरा √7 दिख रहा है ये भी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, चौथा जो 0.9 करड़ी के अंदर 0.9 है यह भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तीसरा अगर हम बात करें तो 2.737373, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दशमलव के बाद 7373 का हमेशा क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, और एक निश्चित संख्या के बाद ये खत्म भी हो जा रहा है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, यानी शांत दशमलव प्रसार जो भी होते हैं बच्चों आप सभी जानते हो कि वह परिमेय संख्या होती है। यानी पांचवें का तीसरा जो है ये विकल्प हमारा सही है, जिसमें 2.7373 ये क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यानी इन चारों में से m के पूर्णांक m बराबर 1 2 3 4 5 6 आदि संख्याएं रखने पर बच्चों कब सभी स्थिति में एक सम संख्या प्राप्त होगी, ऐसा आपको बताना है। तो m बराबर पहला जैसा कि m दिख रहा है, m का मान 1 2 3 4 5 रखते जाओगे तो वही जिसमें अभाज्य और क्या कहते हैं सम और विषम सभी संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी।
अगर दूसरे वाले में चेक करेंगे m बराबर 1 2 3 4 5 रखेंगे तो 1 रखने पर 2 आएगा, 2 रखने पे 3 आ जाएगा, 3 रखने पे 4 आ जाएगा, यानी सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं प्राप्त होने लगेंगी। तीसरे वाले में अगर हम m बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें तो जैसा आपको मिलेगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 2 के सभी गुणज आएंगे। और जो 2 के सभी गुणज हैं 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 6 8 10, ये सभी क्या होते हैं बच्चों? सम संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये है कि छठवें का तीसरा जो विकल्प है 2m, m के सभी पूर्णांक m बराबर 1 2 3 4 5 6 आदि के लिए एक सम संख्या प्राप्त होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7वें में कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यानी q का कोई भी पूर्णांक रखिए और प्रत्येक स्थिति में एक विषम पूर्णांक प्राप्त हो, ऐसा इनमें से कौन सा सही हो सकता है? तो इसके लिए जैसे कि पूर्णांक रखोगे, अगर q बराबर 1 2 3 4 5 पहले वाले में रखे तो 1 2 3 4 5 ही मिलता चला जाएगा। दूसरे वाले में अगर q बराबर 1 2 3 4 5 रखते चले जाओ, 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 3 आएगा, यानी सम विषम दोनों प्राप्त होंगे। और तीसरे वाले में अगर q बराबर 1 2 3 4 5 रखते चले जाओगे, प्रत्येक स्थिति में एक सम संख्या प्राप्त होगी। 7वें का जो चौथा विकल्प है 2q + 1, अगर q बराबर बच्चों 0 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक है, और अगर 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे 5 आएगा, ठीक है। और इस तरह से q बराबर 0 1 2 3 4 5 आदि सभी संख्याओं के लिए जो यहाँ पर टोटल संख्या का मान होगा वो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा आदि विषम पूर्णांक संख्याएं होंगी। मतलब 100 बात की एक बात कि 7वें का हमारा चौथा विकल्प सही है। q के सभी पूर्णांकों के लिए 2q + 1 जो होगा विषम पूर्णांक होगा बच्चों। क्लियर? चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां आपको दिख रहा है जैसा कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, विषम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अब n का यहाँ जो n² - 1 आपको दिख रहा है, n के कौन से मान रखने पर जो प्राप्त होंगी संख्याएं वे 8 से विभाज्य होंगे। तो n बराबर अगर 0 आप रखोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 8 से विभाज्य होगा नहीं, ठीक है। अगर n बराबर 1 रखोगे तो 1² 1 - 1 यानी आ जाएगा 0 और 0 8 से विभाज्य होगा। 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा बच्चों, क्या आएगा? 4 आएगा, और 4 - 1 3 होगा, और 3 8 से विभाजित होगा नहीं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं n का मान जो पूर्णांक रखेंगे 0 1 2 3 4 5 सभी पूर्णांकों के लिए यह संबंध सही नहीं होगा कि n² - 1 8 से विभाज्य हो। अगर आप पूर्णांक का मान 0 रखेंगे तो -1 आएगा, वो 8 से नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 आएगा, वो कट सकता है। लेकिन अगर आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 3 होगा, 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2, 2 8 से नहीं कटेगा, यानी पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही नहीं होगा कि 8 से विभाजित हो, यानी प्राकृत भी संभव नहीं है। विषम पूर्णांक, विषम जैसे क्या होता है? n बराबर 1 3 5 7 इनको रख कर देखते हैं। अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 आता है 0, 0 8 से कटेगा। n बराबर अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 कितना आएगा? 8, 8 8 से कटेगा। अगर n बराबर 5 रखे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 हो जाएगा 24, 24 भी 8 से कटेगा। 7 रखें तो 7 का स्क्वायर 49, 49 - 1 48 होगा, 48 भी 8 से कटेगा। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि n का मान 1 3 5 7 9 आदि संख्याएं रखने पर जो n² - 1 का मान प्राप्त हो रहा है वह 8 से पूर्णतः विभाजित है। यानी 100 बात की एक बात कि सभी विषम n के सभी विषम संख्याओं के लिए, विषम संख्याओं के लिए n² - 1 का जो मान आएगा बच्चों वह 8 से विभाजित होगा। मतलब ये कि 8वें का तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 65 और 117 के HCF 6m - 117 इस टाइप का क्वेश्चन पिछले प्रश्नावली में पीछे वाले प्रश्नावली में हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इस तरह से करना क्या होगा? 65 और 100 का HCF जो है किसके बराबर होगा? HCF किसका? 65 और 117
तो 65 और 117 का HCF जो है किसके बराबर होगा, 65m माइनस 117। ठीक है, ये शायद पिछले वाले किसी प्रश्नावली में क्वेश्चन था। तो 65 और 117 का HCF आएगा कितना। HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है बच्चों जो उन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 65 और 117 को विभाजित कर देगा। तो इसका आंसर है 13। 13 5 65, 13 9 117। तो HCF आ जाएगा 13 बराबर 65m माइनस 117। अब इसको पक्षांतर कर देना है तो 65m बराबर आ जाएगा कितना, 13 प्लस माइनस 117 उधर जाएगा प्लस 117। ठीक है, तो 65m बराबर आ जाएगा, इनको आप जोड़ लीजिए, 7 3 10 को 0 और 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 130 हो जाएगा। m बराबर पक्षांतर कर देंगे, 130 बटा 65 आ जाएगा और 65 दूना 130, यानी फाइनली m बराबर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो m का मान हमारा 2 आएगा, यानी 9वें का दूसरा आंसर हमारा सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो क्या है, उसको ज़रा ध्यान से देखें। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हों, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल जो है बच्चों वो 5 और 8 प्राप्त होते हों। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, 70 में से आप शेषफल जो बच रहा था 5 उसको घटा देंगे तो आएगा 65। ठीक है, और 125 उसमें से जो शेषफल बच रहा 8 उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 117। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कौन संख्या आ गई, 65 और 117 वह संख्या है जो पूर्णतः विभाजित होती है किस बड़ी से बड़ी संख्या से, यानी इनका आपको HCF निकालना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों ने देखा कि कितना आया था HCF, तो इसका आंसर है 13 आया था बच्चों। इसका मतलब है कि आएगा 13। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 65 और 117 के HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। इस तरह से 10वें का पहला वाला आंसर हमारा सही होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, उसको देखिए आप लोग। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को दिया गया है, यानी a बराबर दिया है x पे घाते 3 गुणे y की घाते 2, ठीक है, और b बराबर दिया है x y की घाते 3, x गुणे y की घाते 3। तो आपको HCF निकालना है। a और b का क्या निकालना है बच्चों, HCF। तो कैसे लिखते हैं, HCF a और b बराबर कितना होगा। देखिए हम लोगों ने क्या कल्पना किया था, हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो है दो संख्याओं का अगर हमको HCF निकालना है तो सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक संख्या में उभयनिष्ठ न्यूनतम घात वाला जो गुणांक या कह सकते हैं पूर्णांक होता है वही HCF में आता है। यानी सबसे पहले a और b दोनों के मानों में जो कॉमन है वो कौन है, x भी है y भी है। अब x आप ले लेंगे और उसकी छोटी घात, जैसा कि a में x पर 3 घात और b में x पर 1 घात है, तो छोटी घात कितना होगा, x पर 1। और फिर y को आप देखेंगे, y पर छोटी घात वाला कौन है, y पर 2 a में है, y पर 3 b में है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, छोटी घात वाला, यानी y पे घाते 2 होगा। सो फाइनली a और b का जो HCF आएगा बच्चों वो x y पे घाते 2, x गुणे y पे घाते 2। जैसा कि आप देख रहे हैं 11वें का क्वेश्चन नंबर विकल्प संख्या 2 हमारा पूर्णतः सही है। क्लियर होता है सबको। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 जो बिल्कुल आपको सॉल्व करना है, P दिया है गया है, P बराबर a गुणे b की घाते 2 और Q दिया गया है आपको a की घाते 3 गुणे b। ठीक है, अब a और b अभाज्य संख्याएं हैं, LCM निकालना है। P और Q का लेते हैं जो प्रत्येक से संबंधित हो उसकी बड़ी घात। ठीक है, बड़ी घात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं a है, a की बड़ी घात कितना 3, और इसमें कौन है b है, b की बड़ी घात कौन है 2। सो फाइनली a की घाते 3 गुणे b की घाते 2, यानी a क्यूब b स्क्वायर जो है फाइनली a p और q का क्या आएगा बच्चों, LCM आएगा। इसका मतलब 12वें का विकल्प संख्या 3 हमारा सही होगा। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा बच्चों एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या एक ऐसी परिमेय संख्या होती है जो शून्य न हो।
यानी जो शून्य न हो, शून्य भी आप सभी जानते हैं, शून्य भी क्या होता है बच्चों, एक परिमेय संख्या होती है। शायद राजीव प्रकाशन का ये पहला ही क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया कि शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ऐसा सिद्ध करना है। तो आप याद रखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि शून्य को 0/1, 0/2, 0/3 आदि हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग अर्थात गुणनफल जो होगा ये सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हमारे 13वें का पहला वाला जो विकल्प है ये पूरी तरह से सही है। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी। यानी 1 से लेकर 10 तक कौन संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन सभी संख्याओं की विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब इनका एलसीएम क्या होगा। तो आइए देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का एलसीएम क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी इन 10 संख्याओं का आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या? एलसीएम। जी बिल्कुल ही 5, 6, 7, 8 में जैसा आप निकालते थे बच्चों, एलसीएम निकाल लीजिएगा। पहले 2 से विभाजित करेंगे, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक है, हमारा अनुभव कहता है कि ये टोटल कितना आएगा जब सब का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल करोगे तो फाइनली आएगा 2520। कितना? 2520 यानी 14 का लास्ट वाला जो है आपका विकल्प पूर्णतः सही होगा। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी को क्या करना है, जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, जो भी परिमेय संख्या आपको दी जाएगी दशमलव प्रसार इसका शांत है, ऐसा बोल भी रहा है। ठीक है, दशमलव के कितने अंक के बाद यह प्रसार पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये जो हर है 1250, क्या है 1250, इस 1250 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, क्या आएगा, तो यदि आप 1250 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 2 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी 2 एक बार आएगा और 5 जो है 4 आएगा, यानी 5 4 बार आएगा, यानी 5 की घाते 4 होगा। सो फाइनली आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप का है। अब हमको सिर्फ अगर ये बताना है बच्चों कि दशमलव के कितने स्थान के बाद दशमलव प्रसार जो है शांत हो जाएगा, तो 5 या 2 में सबसे बड़ी घात कौन है। तो आपको दिख रहा है यहाँ 5 की जो सबसे बड़ी घात है वो कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। अगर 2 पे 5 होता तो हम कहते कि 5 अंक के बाद समाप्त होगा, और यहाँ जैसा कि सबसे बड़ी घात 4 है तो हम ये कहेंगे कि 4 अंक के बाद जो है दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। यानी 100 बात की एक बात कि 15वें का जो है चौथा वाला विकल्प हमारा सही होगा। इस प्रकार बच्चों की इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।